हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेज में। आज से हम लोग दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के ऊपर 5 राजवंशों ने शासन किया था, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जो भी यहाँ शासन किए थे या तो तुर्की या पश्तून थे। पश्तून यानी अफगान थे। तो शुरू के 4 राजवंश जो आपके हैं, जिसमें आपको पहला गुलाम वंश हो गया, दूसरा आपका खिलजी हो गया, तीसरा आपका तुगलक वंश हो गया, चौथा आपका जो वंश था सैयद वंश, पांचवा वंश आपका लोदी वंश। तो शुरू के 4 वंश आपके तुर्की थे, ये पांचवा आपका अफगान वंश था। तो इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कैसे? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। तो उसी समय आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों का कब्जा हो गया था। देखते हैं एक एक करके। लगभग 50 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किए। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा और कौन कौन से दास शासक हुए थे? यहाँ दास शासक की बात हो रही है कि जो दास थे। तो कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों दास थे, क्रमशः एक दूसरे के दास थे। जैसे बलबन आपके इल्तुतमिश के दास थे और इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन का दास था, इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा गया है। इसके अलावा और जो भी टोटल यहाँ आपके 11 शासक हुए थे, 3 शासक दास हुए थे, बाकी सब अपने माता पिता से उत्पन्न संतानी थे, मतलब स्वतंत्र थे, इसलिए इनको मामलूक भी कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो दास माता पिता थे उनसे हुई जो संतानें उत्पन्न हुई वो दास नहीं थी, यानी गुलामी के बंधन से मुक्त थे। तो मामलूक ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि गुलामी के बंधन से मुक्त, गुलामी के बंधन से मुक्त। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ कि मामलूक या गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए थे? 11 शासक हुए थे। ये लगभग 1206 से लेकर 90 तक शासन किए थे, 84 वर्षों तक, 84 वर्षों तक शासन किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपको, किस शासक को लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। इसके अलावा और जो इनको कहा गया है देख लेते हैं। एक तो लाख बख्श कहा गया है, यानी लाखों का दाता कहा गया है। एक इनको कहा गया पील बख्श। पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला। एक उपाधि इनको और दी गई है कुरान ख्वां की। कुरान ख्वां की, कुरान पढ़ना सीख लिया था और यह कुरान का पाई करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इनकी ये 2 और एक उपाधियां हैं।
अगला प्रश्न है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। और कुतुब मीनार का जो नाम रखा है किसके नाम पे रखा गया है? तो एक इनके गुरु हुए थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित किस इमारत को भारत की प्रथम मस्जिद कहा जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है? तो जो प्रथम मस्जिद स्थापित की गई या बनवाई गई, कुव्वत उल इस्लाम, ये प्रथम मस्जिद बनवाई गई थी। और यह पृथ्वीराज द्वारा बनवाया जो किला था राय पिथौरागढ़ में, उसी के स्थान पर बनवाई गई थी। राय पिथौरागढ़ में दिल्ली में बनवाया गया था, उसी के स्थान पर निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जहाँ बनवाया गया था वहाँ पहले क्या था? संस्कृत का विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था वहाँ। और यह एक राजा हुए थे विग्रहराज विशलदेव फोर्थ। इन्होंने बनवाया था। वो उसी के स्थान पर तुड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। ये किसने बनवाया था आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था। अगला प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी लाहौर में पोलो चौगान खेलते समय हुई थी। 1210 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह इसका उत्तराधिकारी बना था। अगला प्रश्न है आपका कि इल्तुतमिश कौन था? जब आराम शाह दोस्तों उत्तराधिकारी बना था तो यह एक आलसी और अक्षम आराम तलब व्यक्ति था। क्योंकि उस समय तक दिल्ली सल्तनत पर पूर्णतः एक स्थापित राज्य नहीं था बढ़िया से, तो वहाँ के तुर्क सरदारों ने विरोध किया कि इस अयोग्य शासक को न बनने दिया जाए, शासक न बनाया जाए। और वहाँ के सरदारों ने इल्तुतमिश को बुलावा भेजा। उस समय इल्तुतमिश क्या था कि आपका बदायूं का गवर्नर था, उसको बुलावा भेजा। इल्तुतमिश आया और उसने आराम शाह को मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अगला प्रश्न है आपका कि इल्तुतमिश कौन था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और उसने ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ की थी और उस समय तक वह बदायूं का गवर्नर था। अगला प्रश्न है आपका, किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में तुर्की शासन के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने कराया। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने की थी। और जो एकता लेता था वह इक्तादार कहलाता था। एकता व्यवस्था होती क्या थी कि जो सैनिक थे इनको वेतन के बदले वेतन नहीं दिया जाता था, इसके बदले जमीन दी जाती थी। जमीन दी जाती थी। एकता एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है जमीन यानी भूमि। भूमि और जो भूमि रखता था उसे इक्तादार कहते थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा
40 गुलाम सरदारों का गठन यानी तुर्कान चहलगानी, इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। अगला प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश के सिक्कों पर किसके चिन्ह अंकित होते हैं? शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार, इनका चिन्ह जो है सिक्कों पर मिलता है, इल्तुतमिश के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है आपका, किस शासक ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बना? तो दोस्तों यह इल्तुतमिश ने किया था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को ही जो आपके बगदाद के खलीफा थे इन्होंने अनुमति प्रदान की थी और ऐसा करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक था दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गुम्बद निर्माण का पिता किस शासक को कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है गुम्बद निर्माण का पिता। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया था। यही भारत का प्रथम मकबरा भी है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका, उज्जैन का महाकाल मंदिर किसने ध्वस्त किया था? तो यह आपके इल्तुतमिश ने ही ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ने ध्वस्त किया था। इसके बाद 30 अप्रैल 1236 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये शासक बने थे। लेकिन दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह ज़्यादा दिन शासक नहीं रह पाए, क्योंकि इनके जो पुत्र और पुत्री थे उसमें सबसे बड़े जो शासक जिनको होना चाहिए था नसीरुद्दीन महमूद को होना चाहिए था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो छोटा मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, जो इनका छोटा पुत्र था, लेकिन वह एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। तो मजबूरन रजिया को इन्होंने अपना राज्य सौंपना चाहा, लेकिन उस समय तक तुर्क सरदार चाहते नहीं थे। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया गया और वह शासक ठीक से शासन नहीं कर पाता था, तो उसके शासन का देख रेख जो करती थी उसकी माता शाह तुर्कान करती थी। अगला प्रश्न है आपका, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय वास्तविक शासन कौन चलाता था? तो उसकी माता जिसका नाम शाह तुर्कान था यही देख रेख करती थी, और यह एक क्रूर महिला थी। इसी ने ही इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी थी और जनता पर अत्याचार करना शुरू किया। धीरे धीरे असंतोष और विद्रोह होने लगा और फिरोज शाह अपने भोग विलास से ही छुट्टी नहीं पाता था, तो शासन प्रशासन ढीला पड़ गया था। तो इसी का फ़ायदा उठाकर रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली दरबार में गई थी। लाल वस्त्र दोस्तों गुलाम वंश में वो पहनता था जिसको न्याय की आवश्यकता होती थी, जिसको न्याय चाहिए वह लाल वस्त्र पहनता था। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर नमाज जब पढ़ा जाने लगा तो उसी अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई और उसने शाह तुर्कान के अत्याचारों और राज्य में फैली अव्यवस्था के बारे में जनता को बताया और आश्वासन दिया कि वह शासक बनकर सब ठीक कर देगी। इससे जो भी तुर्क सरदार थे और जनता थी वो प्रभावित हुई और जनता ने राजमहल पर आक्रमण किया, शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद शाह तुर्कान और फिरोज शाह दोनों की हत्या कर दी गई। तो अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान लगभग 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक इन्होंने शासन किया था।
नवंबर 1236 से लेकर 1240 तक शासन की थी। अगला प्रश्न है आपका कि रजिया ने किसे आमिर ए आखूर अर्थात अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। जलालुद्दीन याकूत को इन्होंने अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया था। ये एक अबिसिनियाई था, अबिसिनिया का था। वर्तमान में यूथोपिया, इसका जो वर्तमान में नाम है यूथोपिया है, यूथोपिया। वहीं का एक इनका गुलाम था, उसको अमीर आखुर नियुक्त किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन याकूत जो था, इसका और रजिया का प्रेम प्रसंग था। ये उसको खाना लेके जाता था देने, और दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे, ऐसा कहा जाता है। और इनके बारे में जब पता चला तुर्क सरदारों को, तो उनके मन में याकूत के प्रति बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हुई और विद्रोह कर दिए। इसी विद्रोह में एक भटिंडा के सूबेदार थे, राज्यपाल थे, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, इनके साथ युद्ध हुआ। उसमें जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी अल्तूनिया ने, और रजिया को बंदी बना लिया। तो रजिया सुल्तान ने मरने के डर से अल्तूनिया से शादी कर ली थी। जब शादी कर ली तो रजिया के भाई ने बहराम शाह जो था वो सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। तो रजिया ने चाहा कि अब मुझे सल्तनत फिर से वापस चाहिए। उसने अपने पति अल्तूनिया के साथ बहराम शाह से युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में हार गई, तो उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। जब वह दिल्ली छोड़कर जा रही थी तो कैथल अगर देखा, दिल्ली से जब हरियाणा साइड जाते हैं, पानीपत साइड, तो रास्ते में आपको कैथल पड़ता है हरियाणा में। वहाँ रजिया की सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। वहाँ के जाटों से युद्ध हुआ, और उस युद्ध में 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को दोनों मारे गए। बाद में बहराम शाह को भी गद्दी से हटना पड़ा। तो ये छोटा संक्षिप्त परिचय रहा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। जलालुद्दीन याकूत की हत्या किसने की? अल्तूनिया ने। अल्तूनिया कौन था? भटिंडा का सूबेदार या राज्यपाल कह लें। अगला प्रश्न है आपका, रजिया सुल्तान ने किसके साथ अपनी शादी की थी? तो भटिंडा के सूबेदार जो अल्तूनिया था उसी के साथ शादी कर ली थी, क्योंकि जब अल्तूनिया ने याकूत को मार दिया तो इसको भी डर लगने लगा कि मुझे भी मार देंगे, तो उसने कूटनीति दिखाते हुए शादी कर ली। अगला प्रश्न है आपका कि रजिया की हत्या कब और कहाँ की गई? तो रजिया की हत्या 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास, वर्तमान में हरियाणा में है, वहाँ इसकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जो टोपी सिलकर अपना गुजारा किया करता था? तो नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान हुआ जो टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था। अगला प्रश्न है कि बलबन किसका गुलाम था? बलबन आपका इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला प्रश्न है, बलबन ने किससे अपनी बेटी की शादी की और उसे उलूग खान की उपाधि प्रदान की? तो नसीरुद्दीन शाह से अपनी बेटी की शादी की थी। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन नाम था बलबन का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है कि बलबन किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन नाम के साथ बलबन गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है आपका, बलबन किस वंश से संबंधित है? अफरासियाब वंश से बलबन का संबंध खुद बलबन बता रहा है। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा में कि बलबन जो है, फिरदौसी की रचना है एक शाहनामा, उसमें फिरदौसी ने लिखा है कि बलबन खुद को अफरासियाब वंश से रिलेट करता है, बताता है। अगला प्रश्न है आपका कि बलबन ने अपने विरोधियों को समाप्त करने हेतु कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, यानी खून का बदला खून ही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 40 सरदारों के समूह या चालीसा समूह को किसने नष्ट किया? तो बलबन ने आपके नष्ट किया था। निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है आपका कि बलबन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दैवीय राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है आपका, पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाला नवरोज त्यौहार या नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? बलबन ने की थी। सिजदा और पैबोस की प्रथा
राज दरबार में किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू की थी। और सिजदा क्या होता था? सिजदा आपका होता था सिजदा, सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सर झुकाना, घुटनों के बल बैठकर सर झुकाना। और पैबोस क्या होता था? पैबोस आपका होता था कि पेट के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर राजा के पैरों को चूमना। ये आपका सजदा और पैबोस से दोनों प्रथा जो है गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है आपका कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शमसुद्दीन कैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। इसकी हत्या जो है जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। कैमूर्स की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर्स की हत्या कर दी थी। और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपना एक अलग वंश स्थापित किया था, खिलजी वंश, जिस पर बहुत कम समय तक शासन रहा, लगभग 30 साल तक शासन किए थे। ये रहा आज का सेशन गुलाम वंश। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में खिलजी वंश के साथ। तब तक आप लोग को अगर हमारा चैनल पसंद आया है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।